Hello students, good morning and welcome back again to online biology classes। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके हाजिर हैं। इस चैप्टर का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इसके पहले हम लोग गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को हमने जाना और ये भी हमें पता चला कि oogenesis कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, जबकि oogenesis जब कोई फीमेल फीटस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में होती है तो उसी समय से ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? और आज हम लोग जानेंगे कि जो ह्यूमन फीमेल में यानी प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो साइक्लिकल चेंजेज होते हैं, वह साइक्लिकल चेंजेस को किस नाम से जाना जाता है और इस साइक्लिकल चेंजेस में क्या क्या होते हैं, इसको आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो यह आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमसीपी हम कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जानेंगे कि ये लगभग 28 to 29 डेज का ये ड्यूरेशन होता है और इस साइक्लिकल चेंजेज में जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो चेंजेज हो रहे हैं, ये दो तरह से होते हैं। एक नॉन प्राइमेट्स में जो साइक्लिकल चेंजेज होते हैं ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्शन, उसको हम ऑयस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और जबकि जो प्राइमेट्स में जैसे कि ह्यूमन बींग्स, मंकी, एप्स, इनमें जो साइक्लिकल चेंज हो रहे हैं, जो प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो साइक्लिकल चेंज हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं। और जो नॉन प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव चेंजेज होते हैं, उनको हम ऑयस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो आप देखेंगे कि द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। पता है कि जो फीमेल प्राइमेट्स हो गए, मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, इनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्लियर? ठीक है। फीमेल प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, उस रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। इस रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान बहुत सारे चेंजेज होते हैं, उन्हीं चेंजेज को हमको समझना है आज। और एक चीज और, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी कॉल्ड मीनाज। कह रहे हैं कि जो फीमेल में जो सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से, उस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मीनाज कहते हैं। ठीक है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस इन फीमेल एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड मीनाज। ठीक है। जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के समय, उसको मीनाज कहते हैं। और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसके बाद से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, उसको मीनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मीनोपॉज। क्लियर? तो स्टार्टिंग को आप मीनॉज और इसके लास्ट को यानी एंडिंग को, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या? मीनोपॉज कहा जाता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है, ये लगभग 28 to 29 डेज होता है। कुछ कंडीशन में वेरी भी करने लगता है, फ्लक्चुएट भी करने लगता है, या तो सेहत बहुत खराब हो या कोई बहुत बीमारी हो, ठीक है, सीरियस बीमारी हो, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये जो साइकिल होते हैं ये थोड़े फ्लक्चुएट करते हैं, वेरी करने लगते हैं। ठीक है। तो साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कह रहा है कि इस साइकिल में जो इवेंट्स एक साइकिल से स्टार्ट होता है और दूसरे साइकिल तक स्टार्ट होता है, मतलब उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक के जो पीरियड होती है, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। और इसमें
आपको बताए थे oogenesis के दौरान ओवम का फॉर्मेशन हो चुका होता है, ठीक है। उस ओवम का केवल प्यूबर्टी से, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू पर मंथ एक ओवम रिलीज होता है, ठीक है। पर मंथ एक ओवम रिलीज होता है, और इस ओवम का जो रिलीज हो रहा है ओवरी के द्वारा अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, ओवरी के द्वारा जो ओवम रिलीज हो रहा है यह हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, और उस हार्मोन्स का नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। उस हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर? द रिलीजिंग ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज नोन एज एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर? इसको ध्यान रखना आपको कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवम को रिलीज करने में क्या होता है? कंट्रोलिंग का काम करता है, ठीक है। तो विदाउट ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। जब तक ओवम नहीं रिलीज होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान तब तक फर्टिलाइजेशन की कोई संभावना नहीं हो सकती है। तो आपने देखा ड्यूरिंग दिस साइकिल ए सीरीज ऑफ चेंजेस ऑकर्स इन ओवरी एंड यूट्रस। कह रहा है कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ए सीरीज ऑफ चेंजेस, एक क्रमिक, एक सीरियल चेंजेस होते हैं ओवरी में और यूट्रस में। सुना ये बात? इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी में और यूट्रस में एक क्या होता है? सीरीज चेंजेस होते हैं, और इस सीरीज चेंजेस को हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कैसे ओवरी में और यूट्रस चेंजेस होते हैं। द चेंजेस आर टर्म्ड एज मेंस्ट्रुअल चेंजेस, और इस चेंज को ओवरी और यूट्रस में जो चेंजिंग हो रहा है इस चेंजेस को मेंस्ट्रुअल चेंजेस कहा जाता है। क्लियर? इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी और यूट्रस में चेंजेज होते हैं, इस चेंजेज को मेंस्ट्रुअल चेंजेज के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये मेंस्ट्रुअल चेंजेज जो होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं इसको 4 फेज में बांटा गया है। इसको 4 फेज में बांट दिया गया है, ठीक है। इस 4 फेज में आप देख रहे हैं इन चारों फेजों का हम नाम बताते हैं। सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा प्रोलिफरेशन फेज, तीसरा ओव्यूलेटरी फेज और चौथा है लूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में बांट दिया गया है। जो फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फेज है आपका कौन सा? आपका प्रोलिफरेशन फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज और फोर्थ आपका लूटियल फेज। तो इन चारों फेजों को हम शॉर्ट फॉर्म में एक साइकिल की तरह में समझ लेते हैं, और इसको डिटेल फेज वाइज स्टडी हम नेक्स्ट क्लासेस में आप करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हम डेज लिख दिए हैं, और इसको फेज, ये फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज, ये सेकेंड फेज प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज और फोर्थ आपका लूटियल फेज। तो जो फर्स्ट फेज है आपका मेंस्ट्रुअल फेज, ये जो है 5 to 6 डेज का होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज का जो डेज होता है वह लगभग 5 to 6 डेज होता है। जो सेकेंड फेज प्रोलिफरेटिव फेज होता है वह क्या होता है? 6 से लेकर 12 to 13 डेज होता है, ठीक है। 6 to 12 to 13 डेज होता है, ठीक है। उसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। और 13 से लेकर 16 तक यानी 13 to 16 के बीच जो फेज होता है उसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, ठीक है। 13 to 16 डेज के बीच का जो क्या होता है, जो फेज होता है उसको ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, और 16 के बाद जो 28 या 9 तक का जो डेज है उसको हम लूटियल फेज कहते हैं। अब इन चारों फेज में समझेंगे कि हम लोग क्या ओवरी और यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख, आपको बताए थे पिछली क्लासेस में कि यूट्रस में 3 लाइनिंग होती हैं, आउटर को पेरीमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज नोन एज इंडोमेट्रियम। तो इस यूट्रियल में ही, इस यूट्रस में ही साइकिल का चेंजेस होने हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है? इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस सेड ब्लड डिस्चार्ज। कह रहा है कि इस फेज में क्या होता है?
इंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम होती है वह डिजनरेट होता है और डिजनरेट होकर ब्लड के साथ वह डिस्चार्ज होता है। ठीक है, फर्स्ट फेज में यानी मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम लाइन होती है वह डिजनरेट होती है, नष्ट होती है और ब्लड के साथ ब्लडी डिस्चार्ज होता है मेंस्ट्रुअल फेज में। ये घटना होती है मेंस्ट्रुअल फेज में जो 5 to 6 डेज का होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज की, प्रोलिफरेटिव फेज की। इस प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, यूट्रस लाइनिंग स्टार्ट टू रीबिल्ड। इसमें इस फेज में क्या होने लगता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है इंडोमेट्रियम वह फिर से रीबिल्ड होने लगती है, उसका फिर से निर्माण होने लगता है, फिर से बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, यूट्रस के क्या हो रहा है, जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो मेंस्ट्रुअल फेज में डिसइंटीग्रेट हो गई थी, नष्ट हो गई थी, अब इस प्रोलिफरेटिव फेज में उसका फिर से क्या होता है, निर्माण होने लगता है, फिर से रीबिल्ड होने लगता है। इस फेज में ये होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं ओव्यूलेटरी फेज। इस ओव्यूलेटरी फेज नाम ही इसका, यानी इस ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होता है और ये ओव्यूलेशन ओवरी से होता है। ठीक है, इस ओव्यूलेशन में क्या होता है, ओव्यूलेशन इज ए प्रोसेस इन विच ओवम इज रिलीज फ्रॉम ओवरी। ओव्यूलेशन वह प्रोसेस है जिसमें ओवरी के द्वारा ओवम रिलीज किया जाता है। ये ओव्यूलेशन ओव्यूलेटरी फेज के दौरान होता है। इस ओव्यूलेटरी फेज के दौरान ओव्यूलेशन होता है यानी ओवम रिलीज होता है। अब ओवम रिलीज हो गया, प्रोलिफरेटिव फेज में फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस नहीं है, या मेंस्ट्रुअल फेज में फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस बनते हैं वह ओव्यूलेटरी फेज से लेकर के क्या होते हैं, साइकिल के एंड होने तक, क्योंकि जब तक ओव्यूलेशन यानी ओवम यानी फीमेल गैमेट रिलीज नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। क्लियर? तो थर्ड फेज में, ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन हो रहा है यानी ओवम रिलीज हो रहा है फ्रॉम ओवरी से। ठीक है, ये ओवम रिलीज पर मंथ होता है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक मंथ में जो है एक ओवम रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, ये थर्ड फेज में यानी ओव्यूलेटरी फेज में पर मंथ एक ओवम रिलीज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इफ द एग डज नॉट फर्टिलाइज। अब हम लुटियल फेज में आ गए। ओव्यूलेशन के बाद जो फेज स्टार्ट होता है उसको लुटियल फेज कहते हैं। ठीक है, इस फेज में देखेंगे अगर ये इफ द एग डज नॉट फर्टिलाइज यानी ओवम यानी कि फीमेल गैमेट स्पर्म की एंट्री के बाद यदि स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है, या विदाउट एंट्री ऑफ स्पर्म अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं भी होता है, तो एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एग यानी ओवम क्या होता है, नष्ट हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। क्लियर? ये जो ओव्यूलेटरी के दौरान जो ओवम रिलीज हुआ था, अगर इस एग का यानी ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये ओवम नष्ट हो जाता है। ठीक, इसी फेज में यानी ल्यूटियल फेज में यदि क्या होता है, एग यानी ओवम स्पर्म के साथ यानी मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज होता है, तब इसमें क्या चेंजेज आते हैं इस फेज में। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तो यह एग डिजनरेट हो जाएगा। यदि यह एक फीमेल गैमीट जो है मेल गैमीट के साथ यदि फर्टिलाइज हो जाते हैं तब इस फेज में क्या चेंजेज आते हैं। तो इस फेज में जो इंडोमेट्रियम लाइंस होती है जो यूट्रस की, वह इंडोमेट्रियम कंटिन्यू टू थिकनेस इन प्रिपरेशन फॉर ए जाइगोट। अब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो गया है, तो इस फ्यूजन के बाद इस फेज में ल्यूटियल फेज में जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वह लाइनिंग अपने आप को प्रिपेयर करती है, थिकनेस करती है, ताकि वह जाइगोट को इम्प्लांट कर सके, उस जाइगोट के लिए फिट अपने आप को करती है ताकि उस जाइगोट को प्रॉपर तरीके से इम्प्लांट कर सके। ठीक है, तो जब तक ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग थिकनेस नहीं होगी
तब तक उस जायगोट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, उस जायगोट को इम्प्लांट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इस लुटियल फेज में यदि एक और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो अपने आप को थिकन करती है, ठीक है, थिकन करती है इन प्रिपरेशन फॉर ए फर्टिलाइज्ड एग, यानी फर्टिलाइज्ड एग के लिए यानी जायगोट के लिए वो अपने आप को क्या करती है, थिकन करती है, ताकि वह जायगोट को इम्प्लांट कर सके, जिससे प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सकता है। यदि यह एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है, प्रिपेयर नहीं हो पाती है कि वह जायगोट को ले सके यानी इम्प्लांट कर सके, तो वह फर्टिलाइजेशन के बाद वह जायगोट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए बहुत सारे केसेस में फीमेल के प्रेग्नेंट होने के बावजूद क्या होता है, ये जो जायगोट होता है वह लॉस हो जाता है। क्लियर? तो इसके कारण भी क्या होता है, फीमेल मतलब बेबी से वंचित रह जाती है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यूट्रस फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है, ओवरी में फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है ओवम के साथ, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा है, एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रही है, जिससे ये ओवम को क्या फर्टिलाइज्ड एग यानी जायगोट को वह इम्प्लांट कर सके। आई बात समझ में? ठीक है, तो इसको हम डिटेल में इस फेज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।